नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार सिंह आरती एक्सीलेंस यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। चलिए देखा जाए, नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें टाइप फैक्टर में हम लोग 4 टाइप पढ़े थे कि 5 टाइप पढ़े थे। स्पेशल केसेस बाकी था, लेकिन स्पेशल केस के पहले एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद स्पेशल केस की बात करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन ये लिखा गया है कि 480 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताना है, सम गुणनखंडों की संख्या बताना है तथा विषम गुणांकों की संख्या बताना है। मतलब एक ही क्वेश्चन में 3 बातें पूछी गई हैं। पूछा गया है सभी गुणनखंडों की संख्या बताना है, सम गुणनखंडों की संख्या बताना है और विषम गुणनखंडों की संख्या बताना है। 3 बातें पूछी गई है एक ही क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन हम मिटा रहे हैं, इसके बाद बनाएंगे। तो देखिए 480 के बारे में बोला गया था कि 480 के बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले कोई भी बातें बतानी हो फैक्टर के बारे में तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसका पहले गुणनखंड करना पड़ेगा। सॉल्यूशन में देखिए यहाँ पे सबसे पहले उसका गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड करेंगे तो 480 के लिए हम लोग लिख सकते हैं 48 गुना 10। 48 के लिए लिख सकते हैं हम लोग 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुने 3 गुने 2 गुने 5, ऐसा लिख सकते हैं। एक बार फिर से देखिएगा, 48 के लिए 480 के लिए 48 गुने 10 और 48 के लिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 सोड़ती 48 और 10 खातिर 2 गुने 5 लिख देंगे तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे यदि इसको हम लोग पावर के रूप में लिखे, पावर फॉर्म में यदि लिखें तो हो जाएगा 2 कई बार, तो 1 2 3 4 एक है या 5 बार, 2 हो गया 5 बार तो 2 के पावर 5, 1 2 3 4 2 5 बार, 3 है 1 बार और 5 भी है कई बार, एक ही बार। अब हमें यदि बताना है, बात नंबर ए पूछा गया है सभी गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों की संख्या। तो सभी गुणनखंडों की संख्या बताने के लिए क्या करते हैं, पावर को 1 बढ़ा के गुणा करते हैं। तो पावर को 1 बढ़ा के गुणा करेंगे तो यहाँ पे 5 है, पावर तो 1 बढ़ा देंगे। यहाँ पे पावर 5 है तो 1 बढ़ा देंगे, गुना यहाँ पे पावर 1 है तो 1 बढ़ा देंगे, मतलब 1 + 1। और यहाँ पे पावर 1 है तो यहाँ भी क्या करेंगे, 1 बढ़ा देंगे, मतलब 1 + 1। और ये हो जाएगा 6 गुना है 2 और गुना ये भी हो जाएगा 1 1 2 और ये हो जाएगा 24। यानी कि सभी गुणनखंडों की संख्या हो गया कितना, 24 हो गया। इसके बाद इसमें हम लोगों से बी नंबर पूछा गया है, तो ये समझ में आया आपको। ए नंबर सभी गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, पावर के रूप में लिखेंगे, पावर में 1 1 बढ़ा करके गुणा कर देंगे जब सभी के पूछा जाए तो। अब देखिए, अब पावर 1 क्यों बढ़ाया गया, इसके लिए थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए पावर 1 बढ़ाने का मतलब ये हुआ, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 5 माने 32। और 32 जो है ना, 32 जो है 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा और खुद 32 से भी कटेगा। यहाँ पे 3 के पावर 1 मतलब 3 और ये जो है 1 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। 5 के पावर 1 मतलब 5, ये जो है 1 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। तो हम लोगों ने देखा ये कि पावर 5 है लेकिन एक में आ रहा है कई गो, 6 गो, 1 2 3 4 5 6 गुणनखंड आ रहे हैं। पावर 5 है तो यहाँ पे पावर 1 है और गुणनखंड कितने आ रहे हैं, 2। यहाँ पे पावर 1 है तो गुणनखंड कितने आ रहे हैं, 2। तो पावर 1 है तो गुणनखंड 2 आया, मतलब 1 को बढ़ा के। पावर 5 है तो गुणनखंड 6 आया, मतलब 1 को बढ़ा के। इसीलिए सभी गुणनखंड की संख्या बताना था तो हम लोगों ने क्या किया कि पावर को 1 बढ़ा दिया, क्योंकि 6 आया है ना इसमें, पावर को 1 बढ़ा करके गुना कर दिया गया। आई बात समझ में। इसी तरह से यदि मान लिया जाए कि हम लोगों को बतानी हो ये बात, अब बी नंबर में हम लोगों से पूछा गया है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से 16 से और खुद 32 से कटेगा। अब यदि हम लोगों को बताना है, बी नंबर में पूछा गया है कि सम
गुणांकों की समगुणांकों की संख्या। तो समगुणांकों की संख्या बतानी है। तो समगुणांकों की संख्या के लिए हम लोग पढ़े थे ये बात कि 2 का पावर ज्यों कहते हैं लिख देंगे, अब बाकी सबके पावर एक एक बढ़ा देंगे। तो 2 का पावर ज्यों कहते हैं इसलिए लिखेंगे कि 2 में देखिए 2 के पावर 5 है, तो एक में सम संख्या को मिल रहा है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो सम संख्या मिल रहा है। और हमें सम बताना है, तो सम बताना है तो 2 के पावर 5 है, तो इसमें पावर नहीं बढ़ाते हैं, क्या कि पावर बढ़ाएंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 होगा तो एक में 6 गो सम संख्या नहीं ना आया, और इसलिए इसका पावर हम लोग नहीं बढ़ाएंगे, इसका पावर जो कहते हुए लिखेंगे। यानी कि इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं 5, क्यों? क्योंकि सम संख्या तो इसमें 5 गो ना है, 5 गो से नहीं कट रहा है सम संख्या से, तो 5 लिखेंगे। गुना इसका पावर 1 बढ़ा देंगे, 1 + 1, और फिर गुना इसका भी पावर 1 बढ़ा देंगे। कारण ये है कि देखिए 2 है, 2 से इसमें भी गुना करेंगे तो सम बनेगा, और 2 से 3 में भी गुना किया जाएगा तो सम बनेगा। 2 से 1 में गुना करेंगे तब वो सम बनेगा, और 2 से इस 5 में गुना करेंगे तभी सम बनेगा। इसी तरह से 4 से भी गुना करेंगे, बारी बारी से सबसे गुना करेंगे तो सम बन जाएगा, लेकिन 1 से गुना करने पर है सम कभी नहीं बनेगा, इसलिए 1 को छोड़ के बाकी है ये 5 को लेकर के चला जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा सम गुणांकों की संख्या 5 गुना 1 1 2 गुना 1 1 2। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, ये हो जाएगा आंसर। यानी कि सम गुणांकों की जब पूछा जाए तो काहे सम का पावर जो है वही लिखते हैं और बाकी के पावर 1 बढ़ाते हैं, ये बात आपको समझ में आई होगी। तो इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर इसी में सी पूछा गया था, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो सी नंबर में बोला गया था कि आपको बतानी है विषम गुणांकों की संख्या। तो विषम गुणांकों की संख्या बतानी है, तो बतलाइए सम वाला छोड़ना पड़ेगा। विषम गुणांकों की संख्या बतानी है तो क्या करना पड़ेगा, सम वाला छोड़ना पड़ेगा। यानी कि ये सम वाला टोटल छोड़ देंगे तो हम लोगों के पास बच जाएगा का, सम वाला टोटल छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि सम वाला लेंगे तो उस समय बना देगा, इसलिए सम वाला टोटल छोड़ देंगे। तो लेके चलेंगे किसको, विषम वाला के। तो विषम वाला के लेके चलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पावर 1 है तो 1 बढ़ा देंगे, तो हो जाएगा 1 + 1 गुना इसका भी पावर 1 है तो 1 बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा कहता ना, तो 2 गुना 2 मतलब ये हो जाएगा 4 आंसर। यदि हम चाहें तो विषम गुणांकों की संख्या निकाल सकते हैं। एक और तरीका है हमारे पास, सेकंड तरीका है विषम गुणांकों की संख्या के लिए। विषम गुणांकों की संख्या निकालना हो तो देखिए टोटल गुणांकों की संख्या कितना आया था, टोटल गुणनखंडों की संख्या कितना आया था, तो आया था 24 आया था। टोटल गुणनखंडों की संख्या आया था 24, जो ए नंबर में हम लोग निकाले थे, और बी नंबर में क्या निकाले थे, सम गुणनखंडों की संख्या। तो टोटल गुणनखंडों की संख्या 24 में से जब सम वाला घटा लेंगे, सम वाला आया था कितना 20, जब सम वाला घटा लेंगे तो बच जाएगा कौन, खाली विषम में तो बच जाएगा 4। देखिए यहाँ भी 4 आया था विषम के, इससे निकाले थे। तो हम लोग यदि टोटल गुणनखंडों की संख्या निकाल चुके हैं, सम गुणनखंडों की संख्या निकाल चुके हैं, तो विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए आपको इस विधि की लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट टोटल में से सम वाला घटा लीजिएगा, विषम वाला आ जाएगा, चाहे टोटल में से विषम वाला घटा लीजिएगा तो सम वाला आ जाएगा। तो एक ये क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल केस। देखिएगा अब स्पेशल केस में हम लोग पढ़ेंगे। स्पेशल केस में क्वेश्चन नंबर पहला लिखा गया है कि 4800 के ऐसे कितने गुणनखंड है जिसका इकाई अंक क्या है, 0 है। मतलब वो ऐसा गुणनखंड बताना है जिसका इकाई अंक 0 है। अब की बार ये नहीं आपसे पूछा गया कि सम गुणनखंड बताएं, ये नहीं पूछा गया कि विषम गुणनखंड बताएं, ये भी नहीं पूछा गया कि सभी गुणनखंड बताएं, और ये भी नहीं पूछा गया कि अभाज्य गुणनखंड बताएं। आपसे सिर्फ ये पूछा गया है कि ऐसा गुणनखंड बताना है जिसका इकाई अंक क्या हो, 0 हो। तो इसको बनाने के लिए देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन को हम मिटा रहे हैं, इसके बाद बनाएंगे। देखिए 4800 लिखा गया है, तो 4800 के हम लोग तो फैक्टर करेंगे ही करेंगे। कोई भी इस तरह का क्वेश्चन मिले, चाहे कोई भी टाइप का हो फैक्टर का क्वेश्चन, तो हम लोगों को इसका फैक्टर करना पड़ेगा, ये अनिवार्य है। तो इसका फैक्टर करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं 48 गुना 10। 48 गुना 10 के लिए लिख सकते हैं 2 गुना 2
गुने दो गुने दो, दो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 10 खातिर इसको 10 गुने 10 लिखेंगे तब न 100 होगा। और फिर यहाँ पे 10 के लिए 2 गुने 5 और फिर 10 के लिए 2 गुने 5 लिख देंगे। यहाँ पे जब हम लोग पावर फॉर्म में लिखेंगे, पावर फॉर्म में जब लिखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, 2 की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। 3 की संख्या कितनी? 1 और 5 की संख्या कितनी? 2 हो गई। अब हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आपको ऐसा गुणनखंड बताना है जिसका इकाई अंक 0 है, और इकाई अंक जब 0 होता है इसका मतलब कि वह 10 से कटने वाला होता है। इकाई अंक 0 रहेगा तो 10 से कटेगा, कहे कि 0 से 0 कट जाएगा। तो 10 से कटने के लिए हमें चाहिए क्या? 10 कब मिलेगा? जब 2 गुने 5 होगा। यानी कि 10 बनाने के लिए, इकाई अंक 0 बनाने के लिए हमें 2 चाहिए कगो? एगो, यानी कि 2 के पावर 1, और 5 चाहिए कगो? एगो, मतलब 5 के पावर 1 होना जरूरी है। मतलब हमें ऐसा गुणनखंड देखना होगा जिसमें एगो 2 या एगो 5 जरूर आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे, इसमें 2 कितने हैं? 6 हैं। तो हमें चाहिए 0 इकाई अंक वाले गुणांकों की संख्या। 0 इकाई अंक वाले गुणांकों की संख्या बतानी है। तो 0 इकाई अंक तब होगा जब ओकरा में कम से कम एगो 2 और एगो 5 होगा, तब होगा। 2 गो 2 रहेगा तब वो चलेगा, तब वो 5 आएगा, लेकिन कम से कम एगो 2 होना जरूरी है। तो यहाँ पे 6 गो 2 है, तो हम लोग ले सकते हैं कितने 2? 6 गो 2। 6 गो 2 रहेगा, उसमें 5 से गुना कर दीजिएगा तो 0 जरूर आ जाएगा। 3 तो यहाँ पे 3 के पावर 1 है, तो 1 गुना 1 प्लस 1 कर देंगे। यहाँ पे गुना 5 का गो है? 5 2 गो है, तो 5 के पावर नहीं बढ़ाएंगे, 5 के पावर नहीं बढ़ाएंगे, 5 लिखेंगे हम लोग क्या? तो 5 के लिए लिख देंगे 2 ही लिखेंगे, 5 के पावर 2 ही लिखेंगे। ऐसा इसलिए कि देखिए 5 के पावर 2 मतलब हो जाएगा 25। 25 जो है 1 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 25 से भी कटेगा। और यहाँ पे 2 जो है 2 के पावर है कितना? 6। 2 के पावर 6 मतलब हो जाएगा 64। और 64 की यदि हम लोग बात करें तो 64 जो है 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा, 32 से भी कटेगा, और किससे कटेगा? 64 से कटेगा। तो देखिए हमें चाहिए इकाई अंक 0, और इकाई अंक 0 होने के लिए एगो 2 एगो 5 होना जरूरी है। तो एक बात बताइए, यहाँ पे 3 गो तक गुणनखंड आया, लेकिन है 5 है? नहीं है, 5 नहीं है। उसमें 5 वाला मिला कगो? 2 गो मिला, इसलिए इसको छोड़ देंगे तो संख्या कगो बच जाएगी? 2 गो बच जाएगी, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा गया। आई बात समझ में? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 64 आया, तो 64 के लिए कब हुआ? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 गो हुआ जरूर, लेकिन हमें चाहिए एगो 2, हमें चाहिए कम से कम एगो 2। तो कम से कम एगो 2 हेकरो में है, सब में 2 है, लेकिन इसमें 2 है क्या? इसमें 2 नहीं है, और इसमें 2 नहीं है, इसलिए इसको नहीं ले सकते हैं। तो 2 वाला मिला कगो? 6 गो मिला यहाँ पे, इसलिए 2 वाला कगो लिखा गया? 6 गो। यहाँ पे 5 वाला कगो मिला? 2 गो। अब यहाँ पे 3 की बात की जाए तो 3 के पावर 1 मतलब 3 होगा, और 3 जो है 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। तो एक बात बतलाइए, है एगो 2 अहेकरा से ऐसे गुना करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 आ गया इकाई अंक 0। यदि इस 2 से है 3 में गुना करेंगे और 5 से करेंगे तो 5 3 15, 15 दूनी 30। तो हेकरा में तो दोनों में कौन से गुना किला पर 10 आ ही रहा है, इकाई अंक 0 आ ही रहा है। लेकिन जरा सोचिए, है 1 में गुना कर दें हम लोग 1 से, तो 1 एकरा में है 1 से गुना कर दें तो इकाई अंक 0 आया? नहीं आया, इसलिए इसको नहीं रखेंगे, 1 को छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से भी 1 को छोड़ेंगे, यहाँ से भी 1 को छोड़ेंगे, क्योंकि कम से कम एगो 2 होना चाहिए, कम से कम एगो 5 होना चाहिए। तो है 1 है, इसको तो छोड़ना पड़ेगा, ये 1 है, इसको भी छोड़ना पड़ेगा। और इसीलिए यहाँ पे कगो मिला? 2 वाला मिला 6 गो, तो 2 वाला की संख्या 6 है। दोनों में से दोनों को रख सकते हैं,
आ जाएगा इकाई अंक 0। क्या कि जब एगो 2 आ एगो 5 मिल के 0 बना दिया तब वो में आप कुछ से गुना कीजिएगा तो 0 आएगा। और इसीलिए यहाँ पे 5 वाला खातिर का लिखा गया 2, क्या कि 2 को 5 वाला मिल रहा है। तो अब देखिएगा इसको अब मिटा देते हैं, समझने के लिए लिखा गया था इसको। अब यहाँ पे हो जाएगा 6 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 छक 24 हो गया आंसर। तो हो गया ये सवाल। ये अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर दूसरा कि 16,800 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो का से 12 से कट जाए। पीछे वाला क्वेश्चन में दिया गया था इकाई अंक 0 और यहाँ पे पूछ दिया गया है 12 से कट जाए। पीछे वाला क्वेश्चन में इकाई अंक 0 दिया गया था, मतलब का इकाई अंक 0 हो मतलब 10 से कटे, और अब की बार बोल दिया गया है का से कटना है 12 से कटना है। तो 12 से कटना है तो हम लोग कटाएंगे 12 से। लेकिन देखिए बनाने के लिए करेंगे क्या, तो बनाने के लिए हमेशा सब में वो काम करेंगे, आप फैक्टर जरूर तोड़ेंगे, फैक्टर जरूर निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड जरूर करेंगे आप। तो गुणनखंड करने के लिए देखिए ध्यान से हम लोग करेंगे क्या, 16,800 के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख सकते हैं 168 गुना 100। 168 के लिए हम लोग लिख सकते हैं 24 गुना 7, 24 7 168 होता है, 24 7 68 से गुना इसको 10 गुना 10। अब इसके लिए 24 के लिए 2 गुने 2 गुने 2 8 गुने 3 24 गुना 7 गुना 10 खातिर 2 गुना 5 यो 10 खातिर 2 गुना 5 लिख देंगे हम लोग। अब इसको करेंगे पावर के रूप में, तो यहाँ पे हो जाएगा पावर फॉर्म में हो जाएगा। तो देखिए 2 हो गया, 1 2 3 4 5 2 के संख्या आया कहता ना 5 गुना 3 के संख्या आया 1 और 5 के संख्या आया 2 और 7 के संख्या आ गया 1 आ गया, ये आया। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें चाहिए ओ जो किससे कट जाए 12 से। तो 12 से कटने के लिए 3 गुना 4 3 गुना 4 का मतलब हम लोग का है, तो इस 3 के लिए 3 के पावर 1 और 4 के लिए 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये कि हमें 1 को 3 और 2 को 2 की जरूरत है, तबे जाके 12 से कटेगा, तबे 12 बनेगा। तो यहाँ पे समझिए 2 को 2 की जरूरत है। तो देखिए हम लोग समझते हैं, अब हमें बताना है कि 12 से, चूंकि 12 से विभाजित होने वाले गुणांकों की संख्या, देखिए 12 से विभाजित होने वाली गुणांकों की संख्या बतानी है। तो हमें 2 कम से कम कब को चाहिए, 2 को चाहिए। तो 2 के पावर 5 है, तो 2 के पावर 5 में हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि 2 के पावर 5 माने हो जाएगा, 2 के पावर 5 की यदि बात करें तो एक मतलब हो जाएगा 32। और 32 जो है ना, 32 जो है 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, इसके बाद 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, 16 से कटेगा और खुद 32 से भी कटेगा। तो हमें चाहिए क्या, 2 के पावर 2। 2 के पावर 2 मतलब क्या चाहिए, 4 चाहिए, मतलब 2 को 2 चाहिए। तो बताइए कि एकरा में 2 को 2 है, एकरा में तो 1 को 2 नहीं है, तो इसको नहीं ले सकते हैं। है या 2 को 2 है नहीं है, इसको भी नहीं ले सकते हैं। 2 के पावर 2 मैंने 4 है जा है, हेकरो में 4 है, हेकरो में 4 है, हेकरो में 4 है। तो 4 वाला मिला कब, तो 4 वाला मिला 1 2 3 4, 4 वाला मिला 1 2 3 4, 4 वाला मिला कितना, 4 को मिला। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। आई बात है समझ में। यहाँ पे 2 के पावर 5 के लिए 32 लिख देंगे, 32 कटेगा 1 से 2 से 4 से, 32 जो है कटेगा, 32 जो है कटेगा 1 से 2 से 4 से 8 से 16 से और 32 से। हमें चाहिए क्या, 4 चाहिए। तो ये 4 नहीं है, ये भी 4 नहीं है, कैंसिल। 4 वाला है कब, 4 से यूँ कटेगा, 4 से यूँ कटेगा, 4 से यूँ कटेगा, 4 से यूँ कटेगा। तो 4 से कटने वाला है कब, 4 को, तो 4 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब चाहिए 3 के पावर कितना, 1। तो 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 1 का मतलब का, 3 के पावर 1 माने 3, और 3 जो है ये 1 से भी कटेगा और का से कटेगा,
3 से भी कटेगा। तो हमें 3 चाहिए ना, एक तो चाहिए नहीं, एक नहीं चाहिए तो एक हटा देंगे, क्या चाहिए 3 है, 3 कौ को मिला, एगो, तो गुना के चिन्ह दे के क्या लिखेंगे 1। इसके बाद यहाँ पे 5 के पावर 2, तो एक बात बतलाइए, 5 के पावर 2 जब भाई 12 बन गया तो 12 में आप कुछ से गुना कीजिएगा, काहे कि 12 वाला कंडीशन था 3 और 2 वाला, हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर दिए। जब भी 12 बन गया तो 12 में कुछ से गुना हो जाए, वो 3 से, वो हमेशा 12 से कटेगा ही। तो यहाँ पे 5 के पावर 2 है तो गुना, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं का 2 + 1, पावर 1 बढ़ा देंगे, और यहाँ पे 7 है तो पावर 1 + 1, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, गुना है 3, गुना है 2, तो ये हो जाएगा 4 × 12, 12 दूनी 24, 4 × 12, 12 दूनी 24, तो इसका भी आंसर आ जाएगा कितना, 24 आ जाएगा। चलिए देखिएगा, अब नोट लिखा गया है कि किसी 3 अंकों के संख्या के यदि केवल 3 ही गुणनखंड हो तो वह जो संख्या होगा ना, वह किसी न किसी अभाज्य संख्या का वर्ग होता है। जैसे में हम लोग पता कर लेते हैं, कोई भी 3 अंक की संख्या लीजिए जिसका 3 गुणनखंड है। जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया कितना, 121, 121 के 3 गुणनखंड होंगे। 121 जो है या तो 1 से कटेगा, या तो 11 से कटेगा, या तो 121 से कटेगा, और किसी से नहीं कटेगा। यानी कि ये 3 अंक का संख्या है और इसके गुणनखंड कितना है, 3 ही है। अभी 3 के अलावा किसी और से ये कट नहीं सकता है। और 121 जो है यह क्या है, 11 का वर्ग है, 11 का वर्ग है। इसका मतलब ये है कि कोई भी 3 अंक की संख्या है यदि उसके 3 को गुणनखंड है, 3 से ज़्यादा गुणनखंड नहीं है, केवल 3 को गुणनखंड है, इसका मतलब कि वह किसी न किसी संख्या का, और वह भी किसी न किसी अभाज्य संख्या का वर्ग होगा, भाज्य संख्या का नहीं। जैसे एक और उदाहरण हम लोग ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 169 है, 169 1 से कटेगा, 13 से कटेगा, खुद 169 से कटेगा, तो 169 के भी 3 ही गुणनखंड, और 169 है क्या, तो 169 जो है 13 का वर्ग है। यानी कि कोई भी अभाज्य संख्या का जो वर्ग होगा उसके मात्र 3 ही गुणनखंड होंगे। किसी 3 अंकों के संख्या, 3 अंक की संख्या है, इसके गुणनखंड केवल 3 ही वो है। इसका मतलब क्या कि वह जो संख्या है वह किसी अभाज्य संख्या का क्या है, वर्ग है। ये बात हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि जब भी बोल देना कि 3 अंकों के संख्या के 3 गुणनखंड हो तो समझ जाना है ये बात कि वह संख्या किसी न किसी अभाज्य संख्या का क्या है, वर्ग है। जैसे एक बात देखिए, जैसे 144 है, 144 जो है ना ये किसका वर्ग है, 12 का वर्ग है, 12 का वर्ग है, और 12 क्या है, 12 भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है। तो इसके गुणनखंड 1 से अधिक हो जाए, 3 से अधिक हो जाएंगे, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, अधिक गुणनखंड हो जाते हैं कब, जब ये भाज्य संख्या होता है तब। तो 3 गुणनखंड कब होंगे, जब अभाज्य संख्या रहेगा तभी होंगे। तो ये बात आपको हमेशा याद रखना है, ध्यान रखना है कि किसी भी 3 अंकों के संख्या के यदि केवल 3 ही गुणनखंड है तो वह संख्या हमेशा हमेशा किसी न किसी अभाज्य संख्या का वर्ग होगा। और दूसरा बात बोला गया कि किसी भी अभाज्य संख्या के 2 ही गुणनखंड होते हैं। कोई भी अभाज्य संख्या, 7 है अभाज्य संख्या, अभाज्य मतलब किसी से कटने वाला नहीं है, तो इसके 2 ही गुणनखंड है, या तो 1 से कटेगा और नहीं तो 7 से कटेगा। 13 है, 13 या तो 1 से कटेगा या तो 13 से कटेगा। 13 अभाज्य संख्या है, कोई भी अभाज्य संख्या होगा तो उसके मात्र 2 गुणनखंड होंगे, लेकिन अभाज्य संख्या का यदि वर्ग होगा तो उसके 3 गुणनखंड होंगे। ये बात लिखा गया नोट में, तो इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए क्वेश्चन दिया गया कि यदि 121 के 3 गुणनखंड हो तो 121 के कितने गुणनखंड होंगे। यहाँ पे 121 के 3 गुणनखंड बोल के लिख दिया कि 3 को गुणनखंड है। हो सकता है क्वेश्चन में ना भी बोले कि इसके कितने गुणनखंड है, तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि 121 जो है 11 का वर्ग है और 11 अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या का वर्ग है मतलब इसके 3 ही गुणनखंड होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि इस क्वेश्चन में बोला गया, हो सकता है अगले क्वेश्चन में ना बोला जाए। तो इसके 3 गुणनखंड है, इसका मतलब कि यह अभाज्य संख्या है। तो बोला गया है कि 121 के कितने गुणनखंड होंगे। तो सबसे पहले का काम कि हमें गुणनखंड पता करने के लिए इसका फैक्टर, इसका गुणनखंड करना होता है। तो इसका गुणनखंड करने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं क्या, ये 121 लिखा गया है, तो इसका गुणनखंड करना,
देखिए 121 दो बार लिखा गया है। सॉल्यूशन देखिएगा ध्यान से। अब जैसे पहले हम लोग गुणनखंड करते थे तो विधि आसान था, अब इसका गुणनखंड तो बहुत दिक्कत करेगा। तो इसके लिए हम लोग साधारण सा एक तरीका अपनाएंगे। इसको हम लोग इस तरीका से लिख सकते हैं का 121 पर 1 2 3 0 आप प्लस 121 ऐसे लिख सकते हैं। कहे कि इसको जोड़ेंगे ना, इसको इसमें इसको जोड़ेंगे ना तो इतना आ जाएगा। तो जब इस तरीका से लिख सकते हैं तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं। दोनों में 121 दिख रहा है तो 121 को कर देंगे हम लोग का कॉमन कर देंगे, और 121 को जैसे ही कॉमन करेंगे तो हैजा बच जाएगा 1 पर 3 को 0 और प्लस हैजा बच जाएगा कितना 1। ये हो जाएगा 121 अगुना 121 अगुना यहाँ पे हो जाएगा 1001। अब यहाँ पे बोला गया है टोटल गुणनखंडों की संख्या बतानी है। तो देखिए 121 के लिए हम लोग ये लिख सकते हैं का कि 11 के पावर 2। 121 के लिए 11 के पावर 2 गुना है जो 1001 है ना, 7 गुने 11 गुने 13। हमेशा आप याद रखेंगे कि 7 11 13 का जब गुना करेंगे तो आएगा कितना 1001। 7 गुना 11 गुना 13 जब करेंगे तो हमेशा 1001 आएगा। ये बात हम आपको हमेशा याद रखना है। तो देखिए यहाँ 7 के पावर कितना है 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। अब इसको हम लोग इस तरीका से भी लिख सकते हैं। देखिए अब पावर फॉर्म में लिखा गया, यहाँ पे पावर फॉर्म यहाँ पे देखिए ये हो गया 11 11 के पावर 2 है या पावर 1 है या, तो मतलब 11 के पावर कितना 3 गुना 7 के पावर 1 गुना 13 के पावर 1। तो यहाँ पे हम लोग को बताना है क्या सभी गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों की संख्या बतानी है। तो सभी गुणनखंडों की संख्या के लिए करेंगे हम लोग क्या, तो पावर 1 बढ़ा के गुना कर देते हैं। तो ये जब पावर 3 है तो 3 प्लस 1 गुना पावर 1 है तो 1 प्लस 1, फिर पावर 1 है तो 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4 गुना 2 गुना 2, ये हो जाएगा कितना 16 आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है कि 169 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि 169 है और 169 क्या है, तो 169 13 का वर्ग है और 13 क्या है अभाज्य संख्या है। इसका मतलब ये है कि 169 के केवल और केवल 3 ही गुणनखंड होंगे। 169 के केवल और केवल 3 ही गुणनखंड होंगे, ऐसा हम लोग अभी नोट में पढ़े थे। अब सॉल्यूशन में देखिएगा, सॉल्यूशन ठीक उसी तरह से 169 लिखेंगे। अब इसके लिए इसका फैक्टर तोड़ने के लिए हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 169 पे 3 0 अब प्लस 169। अब इसमें से 169 को कॉमन करेंगे तो 1 पे 3 0 अब प्लस 1 बच जाएगा, फिर आ जाएगा 169 गुना 1001। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इसको तोड़ेंगे तो इसके लिए लिख सकते हैं 13 गुने 13, इसके लिए गुने लिख सकते हैं 7 गुने 11 गुने 13। अब यहाँ पे हम लोग यदि इसको पावर फॉर्म में लिखें, पावर फॉर्म में यदि लिखें तो लिख सकते हैं कि 13 के पावर 1 2 3 बार 13 आया है, 1 बार 7 आया है, 1 बार 11 आया है। अब हमें बताना है सभी गुणनखंडों की संख्या। तो सभी गुणनखंडों की संख्या, तो सभी गुणनखंडों की संख्या के लिए पावर को 1 बढ़ा के गुना कर दिया जाता है। तो 3 है तो 1 बढ़ा देंगे, 1 है तो 1 बढ़ा देंगे, फिर 1 है तो 1 बढ़ा देंगे, और ये भी आ जाएगा कितना 16। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है 107। तो समझने वाली बात यह है कि 107 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है ना। 107 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है, और 107 जो है ना यह क्या है खुद एक अभाज्य संख्या है, 3 अंकों का अभाज्य संख्या है, यह किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए हम लोग वही काम करेंगे, फिर लिखेंगे 107। अब यहाँ पे लिख देंगे 107 3 को 0 और प्लस 107। अब यहाँ से कॉमन कर लेंगे हम लोग 107, तो मिल जाएगा 1000 और प्लस 1, ये हो जाएगा 107 गुना 1001।
यहाँ पे गुणनखंड करेंगे तो 107 जो है ना किसी से कटने वाला है नहीं, तो 107 जो कहते हुए रहेगा। इसके लिए 7 गुने 11 गुने कितना लिखना पड़ेगा, 13 लिखना पड़ेगा। पावर फॉर्म की यदि हम लोग बात करें, पावर फॉर्म, तो पावर फॉर्म में क्या हो जाएगा, 107 के पावर खुद 1 हो जाएगा, 7 के पावर भी क्या हो जाएगा 1, 11 के पावर भी 1 और 13 के पावर भी कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। तो हमें बतानी है सभी गुणनखंडों की संख्या, और सभी गुणनखंडों की संख्या बताने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो पावर में 1 जोड़ के अगुना, इसके लिए 1 जोड़ के अगुना, इसके लिए भी 1 जोड़ के अगुना और इसके लिए भी 1 जोड़ के अगुना। तो 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। तो इसका भी जवाब क्या होगा, 16 ही होगा। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि यदि 3 अंकीय संख्या पी क्यू आर के 3 गुणनखंड है तो पी क्यू आर के कुल कितने गुणनखंड होंगे। ठीक उसी तरह से अभी क्वेश्चन में दिया गया था 169, 121 दिया गया था, अब की बार क्या कर दिया गया है, ABCD में के कोई अंक डिजिट दिया गया है। अब यहाँ पे बोला गया है ये बात कि पी क्यू आर के 3 गुणनखंड है, 3 गुणनखंड है, मतलब बात आपको साफ साफ समझ में आ रही होगी कि 3 गुणनखंड है। इसका मतलब ये हुआ कि पी क्यू आर जो है ना एक वर्ग संख्या है और वह भी किसी न किसी अभाज्य संख्या का। यहाँ पे हम ऑप्शन भी लिख देते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 24, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16 या 24 और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नॉन। तो 4 ऑप्शन भी आपको दे दिए गए हैं। तो बोला गया है कि पी क्यू आर के 3 गुणनखंड है, इसका मतलब ये है कि पी क्यू आर किसी न किसी अभाज्य संख्या का क्या है, वर्ग है। पी क्यू आर किसी न किसी अभाज्य संख्या का वर्ग है, इतना बात आप ध्यान में रखेंगे। तो यदि पी क्यू आर किसी अभाज्य संख्या का वर्ग है, सॉल्यूशन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पी क्यू आर। अब पी क्यू आर, इसके लिए हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि पी क्यू आर कॉमन करेंगे तो 1000 प्लस 1 बचेगा, जैसे उसमें हम लोग कॉमन करते थे तो 1001 बचता था। तो यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू आर गुना 1001। अब इसको यदि हम लोग कहें, यदि देखिए अब यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे पी क्यू आर गुना 7 गुना 11 गुना 13। अब यहाँ से 2 केस होता है, हो सकता है कि पी क्यू आर जो है ना, हो सकता है कि पी क्यू आर 7 11 13 में से किसी संख्या का वर्ग होगा। 7 का तो वर्ग हो नहीं सकता है, क्योंकि 7 का जो वर्ग होगा वह होगा 49 और यहाँ पे दिया है कि वर्ग जो है 3 अंकों की संख्या है, तो ये 7 का वर्ग नहीं हो सकता है। तो हो सकता है कि 11 के वर्ग हो या 13 के वर्ग हो या किसी अन्य संख्या 17 का वर्ग हो, 19 का वर्ग हो, 23 का वर्ग हो सकता है। तो यहाँ पे 2 कंडीशन हो जाती है। कंडीशन पहला ये है कि यदि पी क्यू आर 11 या 13 का वर्ग हो तो क्या होगा। हो सकता है कि यदि पी क्यू आर किसी अन्य संख्या का वर्ग हो, ये भी तो हो सकता है। तो पी क्यू आर यदि 11 या 13 में से किसी एक का वर्ग होगा तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, देखिए यदि 11 का वर्ग होगा तो पी क्यू आर के लिए 11 स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे 7 के पावर 1, 11 के पावर 1 और 13 के पावर 1 लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं कि 11 के पावर 2 है, 11 के पावर 1, 11 के पावर 3, 7 के पावर 1 और 13 के पावर 1। तो यहाँ पे हो जाएगा गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। तो गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए पावर में 1 जोड़ के गुना कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा पावर में 1 जोड़िएगा तो 3 + 1, यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1 और यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1 और इसको कीजिएगा तो आएगा 3 1 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 आया। और यहाँ पे यदि करेंगे, यदि मान लिया जाए कि पी क्यू आर किसी अन्य संख्या के वर्ग हैं, अन्य संख्या के वर्ग यदि बोले तो यदि मान लिया जाए कि ये यदि 17 के वर्ग हैं, चाहे 19 के वर्ग हैं या 23 के वर्ग हैं, तो पी क्यू आर के बदला में ये लिख सकते हैं
गुना 7 के पावर 1 गुना 11 के पावर 1 गुना 13 के पावर 1। यहाँ पे हमें बतानी है गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या, तो गुणनखंडों की संख्या बताने के लिए पावर में 1 जोड़ेंगे तो 2 है 1 जोड़ देंगे, गुना 1 है 1 जोड़ देंगे, गुना फिर 1 है 1 जोड़ देंगे और गुना फिर 1 है तो 1 जोड़ देंगे। तो ये आ जाएगा 3 गुना 2 और गुना 2, यानी कि ये आ जाएगा 24, यानी कि ऑप्शन सी सही है। 16 या 24 दोनों में से कोई भी हो सकता है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा सा अंतर किया गया। उसमें था 3 गुणनखंड और यहाँ पे दिया गया है 2 गुणनखंड। ऑप्शन वही रहेगा, ए नंबर 16, बी नंबर हो जाएगा 24, सी नंबर हो जाएगा 16 या 24 और डी नंबर हो जाएगा नॉन। तो इसको बना करके देखते हैं। देखिए बोला गया कि पी क्यू आर के 2 गुणनखंड है, 2 गुणनखंड, तो 2 गुणनखंड जो है ना, 2 गुणनखंड हमेशा हमेशा अभाज्य संख्या के ही होते हैं। अभाज्य संख्या जैसे मान लिया जाए कि 103 है, 103 या तो 1 से कटेगा या खुद 103 से कटेगा, यानी कि 103 क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के ही हो सकते हैं 2 गुणनखंड। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि पी क्यू आर जो है 3 अंकों की संख्या जरूर है, लेकिन वह 3 अंकों की संख्या कौन सी संख्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन में ये बात कर सकते हैं कि पी क्यू आर और पी क्यू आर दिया गया है, तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं कि पी क्यू आर और यहाँ पे 1000 प्लस 1, चाहे डायरेक्ट लिख देते हैं कि पी क्यू आर गुना 1001, यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू आर अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या है तो यहाँ पे पी क्यू आर ही रहने देते हैं, गुना इसके लिए 7 गुना 11 गुना 13। अब पी क्यू आर जो है 3 अंकों की अभाज्य संख्या है, तो कोई भी 3 अंकों की अभाज्य संख्या यदि हम लोग लिख लेते हैं तो यहाँ पे यदि मान लिया जाए कि कोई भी 3 अंकों की अभाज्य संख्या हमने लिख दिया, 103 लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हैं जो 3 अंकों की संख्या हो और वह भी क्या हो, अभाज्य संख्या, समझने के लिए लिखा गया है। तो इसका पावर तो 1 हो जाएगा, इसका भी पावर 1 हो जाएगा, इसका भी पावर 1 हो जाएगा और इसका भी पावर 1 हो जाएगा। तो सभी गुणनखंडों की संख्या के लिए, सभी गुणनखंडों की संख्या के लिए पावर में 1 जोड़ के गुना करेंगे। इसके पावर में 1 जोड़ा गया, इसके पावर में भी 1 जोड़ा गया और इसके पावर में भी 1 जोड़ा जाएगा। सबके पावर में 1 जोड़ करके गुना कर देंगे तो ये आएगा 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 आंसर। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके।